नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है कलाम का जो है मॉडल पेपर नंबर 6 देखेंगे। अपनी छठी क्लास है ये मॉडल पेपर की। वैसे तो बहुत सारी क्लासें हो चुकी और पहले पांच क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। आज हम इस क्लास में 15 क्वेश्चन देखेंगे और हमेशा की तरह आपको क्या है अपना स्कोर बताना है कि 15 में से कितने सही हुए। क्वेश्चंस का लेवल है, ऐसे नहीं है कि मैंने हर कैसे क्वेश्चन उठा लिए, एक लेवल के क्वेश्चन उठाए गए हैं। और दूसरी बात ये कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्योंकि अभी भी जो है 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइबर के ही जो है रोज देखते हैं। तो उनसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी जो है अपने चैनल को 1 लाख का जो अचीवमेंट है उसको अपन प्राप्त करें, ऐसा बनाएं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ऊपर इंग्लिश में भी पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो कि सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य क्या है। सीखने का प्रतिफल क्या होता है, देखो इंग्लिश में अगर इस बात को हम पढ़ें तो लर्निंग आउटकम्स। इससे ज्यादा देखो साइकोलॉजी ज्यादातर इंग्लिश में जो है इजी समझ में आती है। हालांकि अपने को हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में पढ़ो, लेकिन कुछ चीजें इंग्लिश में याद रखो उनको। जैसे लर्निंग आउटकम्स, यानी कि आउटकम्स का मतलब जो रिजल्ट आता है, मतलब सीखने से जो अपने को फल मिलता है उसके बारे में कि क्या रिजल्ट आया, बच्चे ने कितना सीखा, वो चीज है इसमें। तो सीखने के प्रतिफल के उद्देश्यों के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले उत्तर सोच लेना, आप अपना स्कोर बताना है लास्ट में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही है। फिर अब बालकों के सीखने व निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना, बिल्कुल सीखने और निरंतर प्रगति का जो मानदंड है वो तय करना भी इसका जो है क्या है उद्देश्य है, बिल्कुल। फिर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सतत प्रयास करना, तो बिल्कुल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ चीजें नहीं लगे ना तो आप उनको आप जहां से भी पढ़ रहे हो अपने नोट से या बुक से, तो उस पर नोट कर लेना, लिख लेना कि यार ये चीज मेरे लिए नहीं है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो नया लगे ना आपको तो नोट जरूर कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, कई स्टूडेंट का क्या आदत होती है कि यार नई नई किताब है इस पर पेन नहीं चलाऊंगा। तो देखो आप अपने लिए किताब लेकर आयो और मेरे नोट्स और किताब देखोगे ना आप, तो मैंने उन पर अंडरलाइन कर करके बार बार पढ़ पढ़ करके गोले बना बना कर इतना खराब कर दिया उसको। तो कुल मिला के जितनी आप जो है, ये मत सोचो कि यार नई किताब है इसमें लाइन नहीं चलनी चाहिए, पेन तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए। अरे आपके नॉलेज के लिए कुछ चीज अच्छी लगे तो वहां पेन से लिख दो, क्योंकि पढ़ना आपको ये उस किताब को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन वैसे पहले आ चुका है अपने एक बार, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। जो आरटी 2009 है वो भारत में कब लागू हुआ ये बात है। तो देखो आरटी भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। जो है आरटी 2009 में जो है क्या हुआ, अधिनियम पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को जो है संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ठीक है। अब आरटी 2009 है उसके बारे में थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो है आदत है कि हर चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करके देखते हैं अपन। आरटी 2009 में एक चीज देखो, वैसे आप पढ़ चुके हैं लेकिन जो है एक बार जो सुन लेते हैं ना वो ज्यादा याद रहती है। इसमें आपके 7 अध्याय, कितने अध्याय, 7 अध्याय, ठीक है। 39 धाराएं, कितनी धाराएं, 39 धाराएं और एक मिनट सही लिख देता हूं, 7 तो इसमें अध्याय हैं, 39 आपकी इसमें क्या है, 39 धाराएं हैं, ठीक। और एक इसमें क्या है, अनुसूची, एक क्या है, अनुसूची। ये जो है आरटी 2009 के बारे में है, 7 अध्याय, 39 धाराएं और एक अनुसूची, और 1 अप्रैल 2010 को ये भारत में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है। स्कोर काउंट करते रहना अपना, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इंग्लिश वाले देखना चाहते हैं तो ये देखो इंग्लिश में भी देख सकते हो आप। फिर है विकास के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिखे, क्योंकि अक्सर छोटे दिखे, तो आप जो है क्वालिटी में जाकर 360 पिक्सल कर लें जिससे थोड़ा इजी दिखेगा। तो विकास के बारे में असत्य कथन बताना है कि बालक में वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभव में वृद्धि का संचय होता है, बिल्कुल। अगर कोई बालक में कोई भी परिवर्तन होता है ना, वो उसके पूर्व में जो अनुभव थे या फिर पूर्व में जो वृद्धि थी ना उसका संचय होता है, बिल्कुल सही है, नोट कर सकते हो। फिर विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत, परिष्कृत से अपरिष्कृत परिलक्षित होता है, तो गलत बात है भाई, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। विभेदीकृत से अविभेदीकृत नहीं होता। जब आदमी का विकास हो जाता है, विकास ज्यादा बढ़ने लगता है, विकास की गति बढ़ती है, तो अविभेदीकृत से विभेदीकृत हो जाता है, अपरिष्कृत से परिष्कृत हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये विभेदीकृत से अविभेदीकृत, परिष्कृत से अपरिष्कृत नहीं होता, उल्टा लिख दिया इन्होंने, तो यही गलत है। और अपने को पूछा था असत्य कथन, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले जो है वाक्य उनको भी देख लेते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया
अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास से उसके स्वयं के द्वारा होता है। बिल्कुल, अधिगम में अपन कुछ सीखते हैं और सीखना एक प्रकार से विकास ही है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और व्यवहार का जो प्रारूप प्रारंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। यह भी बिल्कुल सही है। मतलब जो प्रारंभिक विकास होता है वो बाद के विकास को प्रभावित करता है। एक बालक जो शुरुआत के 5-6 साल में जो उसकी आदतें, अभिवृत्तियां और व्यवहार होता है ना, वो प्रारूप उसका जीवन भर चलता ही रहता है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन वो एक आधार बन जाता है। तो ये भी सही है। असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द है इनको उल्टा लिख दिया इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से जो है असंगत युग्म को छांटिए। असत्य या असम्मिलित कह सकते हो। शेषावस्था, शेषावस्था शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। बिल्कुल, ज्यादातर जो नए स्टूडेंट है उनको यह लगेगा कि शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता किशोरावस्था में होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसमें जो है गति अच्छी होती है। ठीक है, किशोरावस्था में भी जो है विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन सबसे ज्यादा तीव्र कहां से, सबसे ज्यादा तेज गति से विकास होता है प्रारंभिक अवस्था यानी कि शेषावस्था में। ठीक है, हाँ, किशोरावस्था में बहुत परिवर्तन होते हैं, लेकिन शेषावस्था में सर्वाधिक तीव्र गति से या सर्वाधिक तेज गति से विकास होता है, ध्यान रखना। फिर पूर्व बाल्यावस्था, इसको खिलौनों की आयु कहते हैं। कल ही मैंने बताया था, बिल्कुल, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था को किसका, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? कल वाली क्लास अगर देखिए तो आप ये उत्तर आराम से कर दोगे। उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं खेलने की आयु। ठीक है, खेलने की आयु, ये भी ध्यान रखना है। क्या? पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु, सही बात है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था, जो पूर्व बाल्यावस्था के बाद की अवस्था, उसको कहते हैं खेलने की आयु। ये खिलौनों की, ये खेलने की। उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं विद्यालय अवस्था, विद्यालय अवस्था या विद्यालय की आयु। किसकी? विद्यालय की आयु। और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसको कहते हैं आप विद्यालय पूर्व आयु या फिर पूर्व विद्यालय अवस्था। क्या कहते हैं? पूर्व विद्यालय अवस्था, ये कहते हैं इसको। ठीक है, फिर ऑप्शन 3 है कि उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय अवस्था, तो गलत हो गया। और असत्य बताना था तो उत्तर सी हो गया, क्योंकि पूर्व विद्यालय अवस्था अभी बात कर चुके, किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। और विद्यालय की अवस्था या विद्यालय की आयु किसको कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था को। अगर उत्तर बाल्यावस्था है तो यहां पर ऐसे लिखना था विद्यालय अवस्था, तब ये सही हो जाता, लेकिन पूर्व नाम लगाते ही क्या हो गया? गलत हो गया। फिर है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना होती है। अपन मॉडल मानते हैं किसी को, किसी, मेरा तो अक्षय कुमार फेवरेट है, मेरा तो सलमान खान फेवरेट है, मेरा तो वो फेवरेट है। तो ये जब किशोरावस्था में होती है कि वीर पूजा की भावना, जरूरी नहीं है कि एक्ट्रेस को कोई ऐसे बोल दे कि मेरा भगत सिंह फेवरेट है, कोई बोल दे मैं चंद्रशेखर आजाद का फैन हूं। तो ये सब जो है किशोरावस्था में होते हैं, वीर पूजा की भावना। तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा जो इंग्लिश पार्ट नहीं दिखा पाएंगे अपन। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए हैं और इनके हिसाब से आपको ये बताना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है पियाजे का, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, उसमें से कौन सी अवस्था के बारे में ये 3 कथन कहे गए हैं। सबसे पहला है कि इस अवस्था में बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में कमी आती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण से बालक किसकी तरफ जा रहा है? विकेंद्रीकरण की तरफ जा रहा है। विकेंद्रीकरण की तरफ, विकेंद्रीकरण की तरफ जा रहा है, तरफ, विकेंद्रीकरण की तरफ जाता है। मतलब केंद्रीकरण में कमी और विकेंद्रीकरण की तरफ जाता है। ठीक है, बालक के चिंतन में उत्क्रमणीयता का विकास होता है। ठीक है, बालक में संग्रहण, संरक्षण और वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो ये सारे के सारे जो चीजें है ना, उत्क्रमणीयता, संग्रहण, संरक्षण और जो है वर्गीकरण, ये होते हैं आपकी तीसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में होते हैं। तो सबसे पहले होती है संवेदीगामक अवस्था, ये पहली अवस्था है। फिर होती है आपकी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था है। फिर होती है ठोस संक्रियात्मक, ये तीसरी है, इसको मूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। ठीक है, फिर चौथी अवस्था है आपकी औपचारिक क्रियात्मक। तो उत्तर तीसरी अवस्था में होता है, तो उत्तर हो जाएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अब आपको यह भी लग सकता है कि यार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता ही है, तो मैं बता दूं संग्रहण, संरक्षण, वर्गीकरण की कमी होती है इनमें। अगर यहां पर यह होता है ना कमी, कि इनकी कमी पाई जाती है, तब हो जाता है उत्तर 2 नंबर। लेकिन अभी होगा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन। ठीक है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें क्या होता है? संग्रहण, संरक्षण और वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। और दूसरी अवस्था में कमी पाई जाती है, उत्क्रमणीयता भी इसकी है। अमूर्त चिंतन आपका इसका है, अमूर्त चिंतन चौथी अवस्था में। अमूर्त तार्किकता कह सकते हो, अमूर्त चिंतन भी कह सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, इसको इंग्लिश में देख सकते हो आप, छोटा क्वेश्चन है। एक 4 वर्षीय बालक कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। निम्नलिखित में से विकासात्मक प्रक्रिया की किस अवस्था में होगा?
यहाँ 4 अवस्था दी गई है, चारों अवस्था दी गई है आपका एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, और लगभग क्वेश्चन यहां से आता ही है, मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन की कुल 8 अवस्थाएं थी। स्टार्टिंग के वीडियोस में मैं 8 बता चुका, तो इसमें जो है हम 8 की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यतः चर्चा कर लेते हैं। पूछा 4 वर्षीय बालक में कौन सी होती है, तो देखो सबसे पहली जो अवस्था होती है ना, वो होती है विश्वास बनाम अविश्वास की, और ये अवस्था जो होती है आपकी जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक होती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जन्म से 1.5 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, जो दूसरी अवस्था होती है उसका नाम होता है आत्मनिर्भरता बनाम शंका की अवस्था। कौन सी? आत्मनिर्भरता, इसमें लिखी हुई नहीं है ऑप्शन में, मैं लिख देता हूं। वैसे 8 को अपन जान चुके, आत्मनिर्भरता बनाम शंका की अवस्था, और ये अवस्था जो होती है आपकी होती है 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद होती है आपकी पहल बनाम संभ्रांति भावना, ये होती है आपकी 3 से लेकर 6 वर्ष तक। कब तक? 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, पहल बनाम है, ये पहचान नहीं है, ये होती है पहल बनाम दोष, या फिर पहल बनाम इसको अपराध भी कहते हैं, ये होती है 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, फिर होती है जो है आपकी जो है पहल बनाम के बाद में 6 से 12 के लिए परिश्रम बनाम हीनता, ये होती है 6 से 12 वर्ष के लिए। ठीक है, देखो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। ठीक है, ऐसे चलती है ये। ठीक है, 5वीं होती है ये बी वाली, ये होती है आपकी 12 से 18, बाकी 3 और बच जाती है। वैसे हम पहले देख चुके हैं तो उनको देखना इतना जरूरी नहीं है। बात हमने को 4 वर्ष की करनी है, तो 4 वर्ष किस में आ रहा है? इसमें देखो 3 से 6 वर्ष तक होती है ना, तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, जो आपकी 4 वर्षीय बालक के लिए पहल बनाम दोष अवस्था जो है सम्मिलित की गई है। कौन से सिद्धांत में? एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना आप अच्छे से। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आयु तक बालक में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो बालक है ना 10 से 13 माह का होता है ना, 10 से लेकर 13 माह का, तब अपना प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। प्रथम सार्थक शब्द बोलता है, प्रथम सार्थक शब्द बोलता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बालक 10 से 13 वर्ष की आयु, सॉरी 13 माह, वर्ष नहीं माह, मतलब 10 से 13 महीने का जो बालक होता है ना, वो अपना प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। सार्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, तो 10 से 13 वर्ष, सॉरी 10 से 13, बार बार वर्ष आ रहा है, माह होता है, ये महीना होता है। ठीक है, 10 से 13 महीने का जो बच्चा होता है वो प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। यहाँ बात हो रही है 2 सार्थक शब्दों से एक वाक्य बोलने की, तो इतना तो पता कि 10 से 13 आयु है ना, माह की आयु, उससे तो ज्यादा ही होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ सप्ताह है तो ये भी नहीं हो सकती, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 20 से 24 माह का, यानी कि लगभग जो है 2 साल के आसपास, 2 साल से थोड़ा सा पहले बालक क्या होता है? एक सार्थक वाक्य बोलने लग जाता है। वो लगभग 1 साल का होता है तब क्या बोलने लग जाता है? प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, देखो यहाँ सप्ताह और यहाँ माह है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोल रहा है, इंग्लिश में सब बोल रहे हैं कि दिखाया करो, तो इंग्लिश में दिखा देते हैं। इंग्लिश में दिखाने के चक्कर में थोड़े से ये छोटे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब बोल रहा है कि 1 मिनट बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, अब सही है, थोड़ा सा कट रहा है लेकिन फिर भी लगभग दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले, बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं सहयोगी होते हैं। नोट कर सकते हो, एकदम सही बात है। ठीक है, असत्य बताना है। बालक का जो विकास होता है ना, उसमें वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, सहायक और सहयोगी भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, और आपको पता है बालक का जो विकास होता है, क्या बालक का विकास ये क्या होता है? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, और जो है वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये बात भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, वापस बता देता हूं। विकास क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो फिर बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है। देखो यही बात अपन ने पढ़ ली कि विकास क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, और यहां बोल रहा है कि गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है, मतलब प्लस होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। तो असत्य क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो गया असत्य? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही उत्तर पता चलते हैं। अब कई बोलते हैं यार ये लाइन तो अपने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन ये पढ़ा है आपने, तो यही तो चीज पूछी है इसने, बस इसको शब्दों में बोल दिया इसने। तो गुणात्मक संबंध होता है, योगात्मक नहीं होता, तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर अब बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव है।
तो देखो जो आपका बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के जो प्रभाव है ना, उनमें अंतर करना क्या है, असंभव है। तो ये बात सही मानी गई है, ठीक है। और ये जो है कलाम ने और जो आपके जो बोर्ड है उन्होंने की बात सही मानी है, तो ये नोट कर सकते हो आप, ठीक है, कि बालक के विकास में जो वंशानुक्रम और वातावरण है ना, उनके प्रभाव में अंतर करना असंभव है, ध्यान रखना। सही बात है ये, आप बोलोगे संभव है, लेकिन वापस बता दूं कि जो है इनका गुणात्मक जो है रूप होता है। हर चीज ना तो अकेला वंशानुक्रम करता है, ना हर चीज आपका अकेला वातावरण करता है, दोनों का मिक्स रूप चलता है। कभी भी देखना, जब भी प्रश्न आता है तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों उत्तर मानते हैं, तो ध्यान रखना अंतर करना असंभव है, क्योंकि आप कोई भी चीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से वंशानुक्रम है और ये पूरी तरह से वातावरण है। ध्यान रखना मिक्स होता है। बाल्य के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों बात एक ही चीज है, ध्यान रखना। तो दोनों ही बात सत्य है, ध्यान रखना। ऊपर वाले मैंने समझाया वही चीज आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन भी है कि कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछा है, ध्यान रख लेना कि कौन सा कथन सही है, असत्य नहीं। सही पूछा, 3 असत्य है इसमें से। सबसे पहला, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल, परिपक्वता मतलब परिपक्व हो रहे हैं अपन, जो अभ्यास में अनुभव पर निर्भर करती है। तो इतनी तो सही थी ये लाइन, लेकिन ये गलत हो गई। क्या हो गई, ये गलत है। तो पूरी की पूरी क्या हो गई, गलत। अभ्यास और अनुभव से परिपक्वता नहीं आती। क्या एक मतलब 18 साल का बालक जो जितना परिपक्व है उतना 6 साल का अभ्यास करके हो सकता है? नहीं, वो तो 18 साल का होगा तभी होगा। एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है, ठीक है। फिर परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है। बात बिल्कुल सही है। परिपक्वता के फलस्वरूप अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम बिल्कुल नहीं है। अधिगम परिपक्वता जो है, परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं होता। अतः अधिगम परिपक्वता से अप्रभावित होता है। ये तो सही है बात, लेकिन ये गलत है। तो पूरा पूरा गलत हो गया। कैसे गलत है? एक चीज देखो, दूसरी लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ना, मैं बोल रहा हूं वो अच्छे से सुनना। परिपक्वता के कारण परिपक्वता के कारण जो है अधिगम नहीं होता, लेकिन अधिगम परिपक्वता पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, वापस बता देता हूं। देखो परिपक्वता, एक मिनट, परिपक्वता है ना, इसमें जो है इसके कारण जो है अधिगम नहीं होता। इसके कारण क्या नहीं होता? अधिगम नहीं होता, लेकिन अधिगम परिपक्वता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये ध्यान रखना। तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है। एक 18 साल का बच्चा अच्छे से अधिगम करेगा 6 साल के बच्चे से, लेकिन परिपक्वता के कारण जो आप में परिवर्तन आ रहे हैं ना, वो अधिगम नहीं होते। लाइन को समझना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर आपका जो आता है जो है परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो यही तो बात मैं बता रहा हूं। सीखना मतलब हो गया अधिगम, परिपक्वता अधिगम पर निर्भर नहीं करती, लेकिन अधिगम परिपक्वता पर निर्भर करता है। और यही बात सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो थोड़ा पीछे जाकर वापस देखो इसको। फिर परिपक्वता के परिणाम स्वरूप मनुष्य की संभावित जो क्षमताओं की सीमा उसका निर्धारण असंभव है। तो ये भी गलत है। परिपक्वता क्या करती है? आपकी सीखने की सीमाओं को क्या करती है, जो है एक निर्धारण क्या करती है, संभव करती है कि इतना ही सीख सकते हो आप। परिपक्वता जो है इस पर जो है सीखने को क्या करती है, प्रभावित करती है। ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन अच्छा था, देख लेना वापस इसको अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उससे आया हुआ क्वेश्चन है कि एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसी दौरान साइकिल का जो टायर है वो तेज आवाज के साथ फट जाता है। मतलब जो छोटा बालक है पहली बार साइकिल के पास गया और साइकिल का टायर क्या फट ऐसे आवाज के साथ फट गया। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। उक्त घटना जो संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले साइकिल आपकी अनुबंधित उद्दीपक, जो कंडीशनल, मतलब साइकिल फिर टायर फटा। जैसे कुत्ते के पास पहले घंटी बजती है फिर खाना मिलता है, तो ये अनुबंधित हो गया आपका, मतलब कंडीशनल हो गया बिल्कुल, कि साइकिल के पास जाएंगे तो टायर फट जाएगा। कंडीशन हो गई एक, ठीक है। फिर तेज आवाज आपकी अनुबंधित उद्दीपक हो गई। ये जो है अनकंडीशनल जो है स्टिमुलस है। ये आपका कोई स्वाभाविक नहीं है। तेज आवाज हमेशा टायर नहीं फटता, ठीक है। तो ये भी सही है। डरना हो गया आपकी अनुबंधित अनुक्रिया, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। जरूरी थोड़ी साइकिल के पास जाने से डर थोड़ी ना लगता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अनुबंधित हो गया ये, ठीक है। तो ये जो है उपरोक्त 26 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है ना, हाँ 26वां क्वेश्चन। अब देखो सुमेलित करना है आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, सुमेलित कीजिए। सबसे पहले प्रेक्षणात्मक अधिगम, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सामाजिक अधिगम। क्या नाम है? सामाजिक अधिगम। और सामाजिक अधिगम आपका किसने दिया?
सामाजिक अधिगम जिसको प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, ये दिया आपका बांडुरा ने। किसने दिया? बांडुरा ने। ठीक है। अव्यक्त अधिगम क्वेश्चन आया हुआ है और इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट लर्निंग, और एक बार जो हिंदी में भी लेटेंट लर्निंग लिखा हुआ आ गया तो इंग्लिश में भी ध्यान रख लेना लेटेंट लर्निंग, या जिसको कहते हैं अव्यक्त अधिगम, और ये दिया आपका टोलमैन ने, ऑप्शन नंबर 2। आगे भी लिख देता हूं, ये 2 और ये 3 नंबर। ठीक है। फिर अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब सूझ का सिद्धांत, और ये दिया कोहलर ने, तो इसके आगे क्या लिख दो? 5 लिख दो। ठीक है, 5 लिख दिया। क्रिया प्रसूत सिद्धांत ये तो स्किनर का है, सबको ही पता है, तो इसके आगे क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। तो 3 2 5 4, 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन चिंतन से है, और ये देखो चिंतन, कल्पना और ये समस्या समाधान सबसे हार्ड टॉपिक लगते हैं मेरे को, और उसी में से देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन छाड़ना है। सबसे पहला जो है आपका ध्यान रखना है कि चिंतन संगठित, लक्ष्य निर्देशित व उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है। बिल्कुल, चिंतन क्या होता है? संगठित होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है, तो बिल्कुल करता है। फिर चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो बिल्कुल है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, लिख लेना अगर नहीं लिखे हुए आपके पास। फिर चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। इसमें संज्ञानात्मक व गत्यात्मक क्रियाएं शामिल है, तो गत्यात्मक क्रियाएं शामिल नहीं है भाई, इसमें मानसिक क्रियाएं शामिल है। कौन सी? मानसिक क्रियाएं। गत्यात्मक क्रियाएं कौन सी होती है? गत्यात्मक क्रियाएं मतलब जो हम शरीर गति करते हैं, जैसे कोई चीज को लिखना, फेंकना, क्या चिंतन में वो शामिल है? क्या आप भागते हो क्या चिंतन करते हुए? क्या आप भाग भाग कर चिंतन करते हो? क्या आप लिख लिख कर चिंतन करते हो? बिल्कुल नहीं। चिंतन सिर्फ ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक और मानसिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, तो गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित नहीं है, और यही उत्तर हो गया, क्योंकि अपने को असत्य छाड़ना था और यही असत्य है। फिर तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। मतलब जिस भी चिंतन में निष्कर्ष होता है उसको हम तर्क कहते हैं, तर्क चिंतन कहते हैं। ठीक है, तर्क कहते हैं उसको। तो ये भी आपका सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गत्यात्मक क्रिया नहीं होती, इसमें गति नहीं होती चिंतन में, सिर्फ मानसिक यूज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कल्पना के विषय में सत्य कथन बताना है आपको। कल्पना के विषय में सत्य कथन बताना है, ध्यान रखना, सत्य बताना है। कल्पना का संबंध समस्या समाधान के व्यवहार से है, तो गलत है। ठीक है, समस्या समाधान से किसका संबंध है? चिंतन का, ध्यान रखना, चिंतन का। कल्पना में जो है ना किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं पाया जाता, वो तो हम जो कल्पना में खोए रहते हैं। कोई समस्या होती है ना, अपन चिंतन करते हैं, ना कि कल्पना करते हैं। ठीक है। कल्पना में कर्मबद्धता व तार्किकता पाई जाती है, तो ये भी सारे के सारे जो कर्मबद्धता व तार्किकता किसमें पाई जाती है? चिंतन में, क्योंकि तर्क के साथ ही हम समस्या समाधान कर सकते हैं, जबकि कल्पना तो अपनी जो है समस्या रहित है, तो इसमें जो है तार्किकता भी नहीं पाई जाती है। फिर कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये बात सही है। कल्पना वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कल्पना मतलब जो काल्पनिक दुनिया में रहना, तो इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, तो ये बात सही है। फिर कल्पना में विचारों में संगतता पाई जाती है, गलत। कल्पना में विचारों में क्या पाई जाती है? असंगता। ठीक है, संगतता किसमें पाई जाती है? संगतता पाई जाती है आपकी चिंतन में। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। चिंतन का कल्पना का क्या वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कुल मिला के अभिप्रेरणा के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहला, अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है, तो यही गलत हो गया, इसमें यही उत्तर हो गया। अभिप्रेरणा के बारे में मैं बता देता हूं। अभिप्रेरणा के बारे में, अभिप्रेरणा क्या होती है? ये आपकी आंतरिक अवस्था होती है। क्या होती है? आंतरिक अवस्था, आंतरिक अवस्था होती है, और अभिप्रेरणा होती है आपकी काल्पनिक। दोनों चीजें नोट कर लेना। आप कोई बोलेगा या सर अभिप्रेरणा तो बाह्य भी होती है, वो अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं, अवस्था नहीं होती है। वो आंतरिक अवस्था होती है अभिप्रेरणा, और ये काल्पनिक होती है, तो वास्तविक नहीं होती और बाह्य भी नहीं होती, आंतरिक और क्या होती है? काल्पनिक होती है। बाकी सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, बिल्कुल। उपलब्धि जो है अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। फिर अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया को करने की ओर निर्देशित करती है, बिल्कुल। अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है अभिप्रेरणा के बारे में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे 30 में से आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन लास्ट बोल रहा है आपका, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत हैं? कुल मिला के असत्य यहाँ पर बताना है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में विवेकशील और अमूर्त चिंतन का सामर्थ्य आता है, बिल्कुल। अमूर्त चिंतन और विवेकशीलता जो बुद्धि के कारण आती है, बिल्कुल आती है। फिर समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बुद्धि से ही तो सूझ उत्पन्न होती है। फिर बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे, ऐसा आवश्यक नहीं है, तो ये जो है बात बिल्कुल असहमत है।
ठीक है, ये बात ही असत्य है। सिर्फ बुद्धि के कारण ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, यह ध्यान रखना। ठीक है, बुद्धि ही सब कुछ होती है। फिर बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन व अनुकूलन की करने की योग्यता का विकास होता है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। पहले तो अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितना स्कोर रहा आपका 15 में से। दूसरी बात, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपन टारगेट अपने को पता ही है कि 1 लाख सब्सक्राइबर का है, और आप जल्द से जल्द कराएं, और 1 लाख सब्सक्राइबर पर आपको एक अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा सभी स्टूडेंट्स को। और अदर क्लासेस जो है ना अपनी, जैसे ईवीएस है, मैथ है, क्योंकि मैं खुद मैथ का टीचर हूं, तो मैथ है, साइंस है, ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी एसएसटी भी करवाई जाएगी, क्योंकि अभी एग्जाम में 50 दिन बाकी है। 50 दिन में बहुत कुछ करवाया जाएगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें और रिवीजन के तौर पर इस चैनल को देखें। हालांकि क्वेश्चंस बहुत आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। सेकंड ग्रेड में भी मैंने क्लास ली, वहां से भी बहुत क्वेश्चन आए, और यहां से भी बहुत क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिर भी जो है आप इसको रिवीजन के तौर पर लें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।